नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने जो कहा था रिपब्लिक भारत पे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इस टाइम मोदी जी की तरह कोई नेतृत्व करने वाला नेता आप एक भी बता दीजिए, हम मोदी जी का साथ छोड़ देंगे। और उनकी तरह लोग ऐसे नहीं बन जाते, वो युग पुरुष हैं। तो ये सच है, उनकी वाणी सत्य हुई, क्योंकि उन्होंने जो जो कहा वो सब पूरा किया। वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था भारत स्वच्छ, उनका सबसे पहला अभियान था स्वच्छ भारत का अभियान, जिसमें सब लोग मिलकर झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। तो लग रहा है कि हाँ, उनके इसी कार्यकाल में उनके सारे ये सपना जो बचा था ये पूरा हो जाएगा। बाकी सपने हम आपको अभी इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि क्या था और उन्होंने पूरा भी करा। तो उसमें अब ये स्वच्छ भारत वाला जो सपना है ये पूरा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी वोडाफोन को इन्होंने जिस कर की मांग करी थी, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग की थी, उस मामले में 2020 सितंबर में जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद का जो फैसला आया था वो भारत के हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ आया था। वो वोडाफोन के पक्ष में था। और इससे पहले भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस पे फैसला वोडाफोन कंपनी की तरफ ही गया था, उनका फैसला भी। और लेकिन इसके बाद भी हमारी सरकार बाज नहीं आई और ये केस वहाँ दाखिल कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो अधिकरण है, परिषद है, उसमें। अब सितंबर में वो फैसला वो भी इनके खिलाफ ही आया है, वोडाफोन की तरफ गया है। और वहीं दिसंबर में एक फैसला आ रहा है जो कि इन्होंने वही टैक्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ब्रिटेन की ही ऑयल कंपनी केयर्न पे लगाया था। और इन दोनों में ही जो फैसला आया है वो एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद की तरफ का जो फैसला है वो दोनों फैसलों में यही कहा गया है कि भारत की केंद्र सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार संधि जो होती है उसके नियमों का उल्लंघन किया है। यानी कि उन्होंने जो उस जब ये द्विपक्षीय व्यापार संधि होती है तो उसमें समान और उचित व्यवहार की गारंटी दी जाती है, और इन दोनों का उल्लंघन हमारी सरकार ने किया है। इसलिए इन्हें दोनों ही कंपनियों की जो हुई है, जो भी हानि हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करें। यहाँ हो गया इनकी सफाई। अब लेकिन वोडाफोन कंपनी का जो था उसको तो वो जो आया रिजल्ट, जो फैसला सितंबर में आया था, उसे उन्होंने सिंगापुर में चुनौती दे दी। लेकिन अभी ब्रिटेन वाला जो फैसला है, ये ब्रिटेन की जो ये ऑयल कंपनी का फैसला है, इसके खिलाफ फिलहाल अभी उस फैसले के खिलाफ जो इस कंपनी के फेवर में आया है कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो सभी दिग्गज जो अर्थशास्त्री हैं या वित्तीय विभाग से जुड़े हुए हैं या दिग्गज हैं उन सब का ये मानना है कि इससे जो विदेशी निवेशक हैं वो हतोत्साहित होंगे, क्योंकि जो फैसला आया है उससे साफ हमारे देश के व्यापार संघ पे समान व्यवहार और गारंटी, इन दोनों पे भी प्रश्न चिन्ह लगा है। इसलिए जो फ्यूचर में निवेशक आने वाले भी जो प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ भारत में आएंगे, वो भी हतोत्साहित होंगे और हो सकता है कि वो फिर अपना ये प्लान बदल दे और वो निवेश ना करें। इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। एक सफाई हो गई इनकी। दूसरी तरफ किसान
भाई जिनका जो इन्होंने बिल पारित किया था ये कह के वो कानून बनाया था, कृषि कानून, जो कि हमने किसानों से बात करके किया था। लेकिन जब एनडीटीवी ने आरआईटी के तहत जब ये सूचना मतलब प्राप्त करी तो उसमें झूठ नहीं बोल सकते। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि नहीं, किसानों से बात नहीं की गई थी इसे जब पास किया गया था तब। नहीं तो पहले लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि किसानों को मतलब बताया गया था, और आज भी कह रहे हैं किसानों के फ़ायदे के लिए है, भ्रमित किसान हैं जो भी हैं वो। लेकिन ये है कि वो अभी भी सीमा पे बैठे हैं, और क्योंकि बीजेपी जो है ये दिखावा मतलब भगवा वस्त्र का कुछ ज़्यादा ही करती है, इसलिए हर काम मुहूर्त के हिसाब से करती है। इस बार जो लास्ट बैठक इन लोगों ने मतलब किसानों के साथ करा था, तो इनका मतलब 7वीं बैठक था, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। सरकार सब कुछ मानने को तैयार है, फिर भी पता नहीं समाधान निकल नहीं रहा है। अब क्यों नहीं निकल रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मी चिल्ला चिल्ला बता रहे हैं कि हाँ किसान जो भी कह रहे हैं, वही मीडिया कर्मी अपने आप ही उलझे हुए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किसान कहें या जो पहले खालिस्तानी और अराजक तत्व और ये सब बोला था। क्योंकि पीयूष गोयल जी, जिन्हें वो भ्रमित किसान अराजक तत्व लग रहे थे, नरेंद्र तोमर जी जिन्होंने कहा था झुकेगी नहीं, उन्होंने भी उन किसानों के साथ बैठ के खाना खाया। अब मीडिया कर्मी बीच में फंस गए, वो किस तरफ जाएं, वो पहले ही उन्हें बोल चुके हैं ऐसा, तो वो समझ नहीं, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब ये अराजक तत्वों का ये मतलब हमारे पीएम जी मतलब जो मान रहे हैं सारी बात कि हमारे किसानों की। फिलहाल दोस्तों जो भी है, लेकिन वो हैं हमारे किसान ही, ये सभी जानते हैं, नहीं तो 46 दिन तक वो वहाँ ऐसे बैठे नहीं रहते, और ना ही केंद्र सरकार उन्हें चैन से बैठने देती। वैसे भी हमारे किसान भाइयों की मृत्यु दर में वृद्धि हो रही, वहाँ पे 33 के बजाय 60 मौतें हो चुकी हैं, और करीब 100 लोग ऐसी अवस्था में हैं और वहाँ पे उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। वो बेचारे एकदम मतलब शायद अगर बहुत पीछे के दौर में जाया जाए तो जैसा हम लोगों ने सुना है, पता नहीं ऐसा था कि नहीं, नाजियों वाला एक एडोल्फ हिटलर का कुछ जो तानाशाही वाला था, ऐसा कुछ जो विवाद था, वहाँ तक हमें जहाँ लगता है कि हमारी सरकार पहुँच चुकी है। 46 दिन से हमारे किसान बैठे हैं भूखे प्यासे, कि अगर वो इतने अमीर होते सब कुछ लेके आना होता तो धरना ही क्यों देते। उसके बाद इस पर मृत्यु दर भी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ रही है, बारिश हो रही है दिल्ली में, 3 तरफ से हमारे किसान बैठे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। एक सफाई इनकी ये भी हो गई। वैसे अब मतलब सूत्रों का माने तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में दखल देगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट समय रहते, खैर समय तो बहुत पहले निकल चुका है, लेकिन फिर भी देर से आए दुरुस्त आए, अगर इस लाइन पे वो आती है सुप्रीम कोर्ट, तो हो सकता है हमारे देश की छवि कुछ सही हो जाए, और लोकतंत्र से भरोसा भी शायद जो सबका टूट गया है वो कुछ आ जाए। हम उन किसान भाइयों को तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन हाँ बाकी जनरेशन को लोकतंत्र पे भरोसा करना सिखा पाएंगे। देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन इस मामले में ये सही है कि हमारी केंद्र सरकार ने निरंकुशता की हद कर दी है, और वो खुद भी गड्ढे में जा रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जो किसान वहाँ बैठे हैं वही हमारे आम जनता है। उसके बाद में ये जो पीएम मोदी जी हैं हमारे, मतलब इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, मीडिया कर्मी चिल्ला रहे हैं सरकार मान रही, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा वहा है। वो एक बार सामने लास्ट टाइम दिखे थे जेपी नड्डा जी के काफिले पे जिस दिन हमला हुआ था पश्चिम बंगाल में, उस दिन वो देश के किसी और कोने में बता रहे थे कि भारत को लोकतंत्र का जननी एक दिन विश्व स्वीकार करेगा, ऐसे स्वीकार करेगा कि हमारे अन्नदाता दिल्ली के सीमा में बैठे हैं, जंतर मंतर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, सरकार उनकी सब बात मानने को तैयार है, तो फिर वो बेवकूफ़ हैं वहाँ बैठे हैं, इतनी जानें गंवा रहे हैं। और एक यूज़र ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें तो इंदिरा गांधी की याद आ रही है, यानी कि उनका इशारा साफ इमरजेंसी की तरफ था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा से काफ़ी हमारे नौजवान फौजी हैं, और उसमें भी जो 60 मृत्यु हुए हैं उसमें भी
जो 25 हैं उनके बेटे आर्मी में हैं। उधर 3 मार्च को अर्धसैनिक बल भी आएगा दिल्ली, और उसे ये सरकार कैसे रोकती है ये देखा जाएगा। लेकिन अगर सेना को सरकार ने रोका तो ये जाहिर सी बात है कि किसानों को तो इन्होंने रोका, तो आम जनता उतनी नहीं जगी जो ये अंधभक्त है मोदी के। लेकिन अगर इन्होंने सेना को रोका तो फिर वो अंधभक्त जो हैं उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं कि उन्हीं की वजह से हम यहाँ चैन से हैं, और उनके अधिकारों के लिए अगर हम ना लड़ सके तो हम नागरिक कैसे। अब पीएम जी के जो खास करीबी लोग हैं गाज उन पे भी गिर रही है, ऐसी बात नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी जी, उन पर सेबी ने अपना शिकंजा कसा है। ये केस था 2007 का, फैसला आया है जनवरी 2, 2021 में, जिसमें साफ कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरपीएल में अपनी करीब 4.1% हिस्सेदारी बेचने में गड़बड़ी की और निवेशकों को भ्रम में रखा गया। आम निवेशकों को यह नहीं मालूम था कि फ्यूचर एंड आप सेक्शन के सौदे में पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और कारोबार में ऐसी गड़बड़ी बाजार में सही कीमत बाहर नहीं आने देती है। और इसकी वजह से सेबी ने मुकेश अंबानी जी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री पे तगड़ा जुर्माना भी लगाया है। उन्हें 2 झटके लगे हैं। एक तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक कि ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं, एशिया के सबसे अमीर थे, अब दूसरे अमीर बन गए हैं, पहले अमीर चीन के हो गए हैं। अब उसके बाद ये 2007 का मामला है। फिर उसके बाद अब अडानी जी का ये हुआ कि ये जो इनकी कंपनी है विल्मर कंपनी जो फॉर्च्यून ऑयल बनाती है, इन्होंने उसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वह हमारे राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली जी और बीसीसीआई के तत्कालीन इस टाइम के वर्तमान प्रमुख भी हैं वो। उन्हें शनिवार को 2 जनवरी को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिसकी वजह से यह कंपनी ट्रोल होने लगी सोशल मीडिया पे, क्योंकि इस कंपनी का टैग ही था सेहतमंद तेल। तो जब उसके सेहतमंद तेल के ब्रांड एम्बेसडर को ही अपने ब्रांड एम्बेसडर को ही सेहत नहीं दे पाई, उनको दिल का दौरा पड़ गया, ऐसा लोग ट्रोल करने लगे। तो आम लोगों को क्या देगी वो सेहत। और इससे कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वसनीयता पे भी सवाल उठा, कि हाँ उठना भी चाहिए। तो इसे और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कंपनी ने आनन फानन में क्राइसिस मैनेजमेंट उसे राइट से, इसके तहत उसने सौरभ गांगुली जी की वो सारे पिकें हटा दी हैं, वो सारे एड्स हटा दिए हैं जिसमें गांगुली जी दिखते हैं। अब इस टाइम उसको उनकी क्रिएटिव टीम संभाल रही है, बट कंपनी ने खैर ये भी साफ कहा है कि ये एड्स और जो पिक्स हटाए गए हैं अस्थायी तौर पर हटाए गए हैं। सौरभ गांगुली जी के सही सेहतमंद होने के बाद फिर उनसे चर्चा होगी और ब्रांड एम्बेसडर वही रहेंगे उस कंपनी के। अब बारी आई मीडिया में। वैसे तो सारे मीडिया कर्मी बीजेपी के कुछ को छोड़ के वफादार हैं, लेकिन जो सबसे वफादार हैं वो रिपब्लिक भारत के हैं अर्णव गोस्वामी। उन पे तो 3 गाज गिर गई। पहले उनको जो कास्ट करती है उनके हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत को, उस पर जुर्माना लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। उसके बाद में इन पे 307 का जो धारा था लगा हुआ कि एक इंटीरियर डिजाइनर को इन्होंने पैसा नहीं दिया था, उसका फुल पेमेंट नहीं करा था और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। उसके सुसाइड नोट में बात लिखी थी और सुसाइड नोट को एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है हमारे संविधान और हमारे कानून के अनुसार, और सुसाइड नोट में ये बात साफ लिखी है। तो इसलिए वो केस भी हाई कोर्ट में चल रहा है। अब इधर टीआरपी, आप लोग को याद होगा कि पहले आज तक फर्स्ट नंबर पे था टीआरपी में, लेकिन अचानक से रिपब्लिक भारत 1 पे पहुंच जाती है, ये 6 पे पहुंच जाते हैं आज तक। तो उसी समय ये चीज़ कंप्लेन हो गया था और इसकी जांच चल रही थी कि इसमें जैसे संदिग्ध
थे, सस्पेक्ट थे, बट अब प्रूफ हो गए हैं कि मतलब हाँ, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कल महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने बता दिया है उन्हें, मतलब इत्तला दे दी है कि उन्हें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सबूत, पर्याप्त सबूत और सब मतलब मिल गए हैं कि इन्होंने टीआरपी में मतलब फेरबदल करी थी, पैसा दे के ही इन्होंने टीआरपी बढ़ाया था। और जो सबूत थे वो तो केस की सुनवाई के दौरान सबको पता चल ही जाएंगे। उसके बाद में इधर पश्चिम बंगाल में शिवसेना, जो कि वही शिवसेना है महाराष्ट्र में जिसने मतलब इलेक्शन लड़ा था बीजेपी के साथ, गवर्नमेंट बनाया कांग्रेस के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, अर्नब गोस्वामी के मामले में, इन लोग के मामले में शिवसेना को काफ़ी जिल्लत उठानी पड़ी। बीजेपी ने जम के हमला बोला जैसे कि वो एकदम सन्यासी हैं। तो उनके इस सन्यासपन को मतलब बरकरार रखते हुए शिवसेना पश्चिम बंगाल से भी इलेक्शन लड़ेगी। और जहाँ तक अनुमान, उसने ये ऐलान तो कर दिया है कि वो लड़ेगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 100 सीटों से चुनाव लड़ सकती है। अभी तक केवल टीएमसी और बीजेपी में प्रतिस्पर्धा थी। और शिवसेना, अब मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो अगर गठबंधन सरकार बनती है तो शिवसेना जाहिर सी बात है टीएमसी में जाएगी, ना कि बीजेपी में। उधर ओवैसी जी भी इशारा दे रहे हैं कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि यहाँ से भी मोदी जी का पूरा सपना साकार हो रहा है। और बाकी सपने जो थे कि वो विदेशों से निवेशक लाएंगे, तो विदेशों से भले ही निवेशक नहीं लाए, लेकिन 18 देशों से कर्जा तो लिया। अगर उन्होंने दौरा करा, उन्होंने ये कहा था तो कर्जा तो लाए, कुछ तो लाए, बैठे तो नहीं रहे ना। यानी कि उनके सारे सपने पूरे हो रहे धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर आइटम के बारे में। जैसे ये बात है 25 मई की, 25 मई 2009 को उत्तर कोरिया ने 20 किलोटन का परमाणु धमाका करके एक तरह से दुनिया के दबंग देशों पर तमाचा जड़ा था। क्योंकि 5 अप्रैल 2009 को जब नॉर्थ कोरिया ने, यानी कि उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉन्च किया था और सुरक्षा परिषद ने आनन फानन में इस पर चिंता जताते हुए 6 मुल्कों की एक वार्ता कमेटी गठित कर दी थी, जिसमें अमेरिका, चीन, साउथ कोरिया, रूस और खुद उत्तर कोरिया थे। तब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि उत्तर कोरिया इन सब की परवाह न करते हुए 25 मई को ये करेगा, मतलब कि वो जो परमाणु धमाका, ऐसा उन्होंने किया कि ऐसा करेगा। और इसीलिए पूरे विश्व को और ख़ासकर दबंग देशों को तो ज़्यादा झटका लगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई देश सिक्योरिटी काउंसिल की परवाह न करते हुए परमाणु परीक्षण करता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्य हैं, जैसे कि रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका, इन लोगों को ये लोग इतना हाय तौबा क्यों मचाने लगते हैं? क्या ये ऐसा नहीं करते हैं? ये जो करता है तो ये जो अस्थायी सदस्य हैं, ये तुरंत उन्हें दुनिया की सबसे बड़ा खतरा चिन्हित करने लगते हैं। यही पहले भारत के साथ इन्होंने किया था, फिर पाकिस्तान के साथ किया, फिर ईरान के साथ किया और उत्तर कोरिया के साथ हो रहा है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों के सबसे बड़े अलंबरदार सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों, जिनका नाम हम आपको बता चुके हैं, की परवाह न करते हुए परमाणु परीक्षण किए हैं। और आज ये परमाणु शस्त्र संपन्न मुल्क हैं। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि बिना घोषित, यानी कोई परमाणु विस्फोट किए बिना, माना जाता है कि इजराइल और जापान जैसे देश भी परमाणु शस्त्र के स्वामी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आज तक केवल परमाणु बम का एक बार प्रयोग हुआ है, अमेरिका ने गिराया था वहाँ जापान के शहरों हिरोशिमा नागासाकी पे, मतलब ये 2 शहरों पे उन्होंने गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब ये जो मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जो मित्र राष्ट्र थे, इन लोगों की जब पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, उसको शुरू किया था एडोल्फ हिटलर ने। बीच में फिर मतलब अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ ताकि वो इस पर नियंत्रण करे। फिर वो युद्ध विराम हुआ था
उसी समय की बात है, इन्होंने वो बम गिराया था। उसका असर आज भी देखने को मिलता है। आज भी वहाँ पे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपाहिज होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से विकलांग होते हैं। ये उसके बाद में मतलब फिर परमाणु बम जैसे ये हुआ कि हाँ नहीं बनाया जाएगा, मतलब ये संघ गठित किया गया। और तभी जापान को अमेरिका का संरक्षित राज्य माना जाने लगा। मतलब कि अगर आप जापान अपनी सेना वैसे रख सकती है सिक्योरिटी के लिए, बट अगर आप जापान से युद्ध कर रहे हैं तो समझिए आप अमेरिका से कर रहे हैं। अमेरिका आएगी उसके बचाव में। ये उस बम की, जो उन्होंने बम गिराया था, उसकी भरपाई के लिए ऐसा फैसला किया गया था। आज भी जापान के मतलब संरक्षित राष्ट्र है। फिर भी जापान के पास अपना भी मतलब ये न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं वो हैं। हाँ, ये और बात है कि उसने कभी परीक्षण नहीं किया है। और इजराइल भी उसी में आता है। वो फिलीपींस से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही उसने, ये यहूदी लोग थे तो उन्होंने ही अलग देश की मांग करी थी और उन्होंने अलग अपना देश बनाया और विकसित राष्ट्र में आता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पड़ जाता है कि आखिर वह कौन सी ऐसी चमत्कारिक वजह है जिसके चलते अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस के परमाणु बम तथा दूसरे परमाणु बम घातक नहीं हैं, दुनिया के लिए वह चिंता के विषय नहीं है, जबकि बाकी मुल्कों द्वारा हासिल किए गए परमाणु शस्त्र दुनिया के बहुत बड़ा खतरा माने जाते हैं। आज भी अमेरिका और रूस के पास तमाम संधियों और समझौतों के बावजूद इतने परमाणु हथियार हैं कि समूची दुनिया को मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा बार संपूर्ण विनाश किया जा सकता है उन हथियारों से। चीन, इंग्लैंड और फ्रांस के पास भी इतने परमाणु हथियार हैं कि अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के चीथड़े उड़ जाएं। इन देशों को अपने परमाणु हथियार जो हैं वो शांति के फूल लगते हैं, लेकिन जब यही शांति के फूल कोई उत्तर कोरिया, कोई ईरान हासिल करने की कोशिश करता है, यानी कि कोई अलग देश इन 5 को छोड़ के कोई भी कोशिश करता है, तो उन्हें ये तुरंत ये हाय तौबा मचाने लगते हैं। इन्हें वैश्विक खतरे की भी तुरंत मिलने लगता है सिग्नल। इसमें कोई संशय नहीं है, सभी जानते हैं कि परमाणु शस्त्र दुनिया के लिए बहुत घातक है और सभ्य दुनिया के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी उसका उदाहरण है। लेकिन ये सारे परमाणु हथियार घातक हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के ही नहीं। अगर भारत के घातक हैं तो अमेरिका के भी तो घातक हैं, तो वो 5 के नहीं घातक हैं केवल, वो भी उतने ही घातक हैं। महज कुछ देशों को इनसे वंचित करके और खुद इन्हें अपने पास रखकर यह मानवता का पाठ दुनिया को नहीं पढ़ाया जा सकता। वो अस्थायी सदस्य इसे नहीं पढ़ा सकते ये पाठ। परमाणु हथियारों को लेकर जिस तरह का पाखंड दुनिया में व्याप्त है, शायद इस तरह का मतलब जो पाखंड है वो वैश्विक स्तर पर किसी दूसरे मसले को लेकर देखने को मिला हो। मगर इस पाखंड के अंदर भी कई किस्म के छेद हैं। मसलन पिछली सदी के 6वें दशक से ही दुनिया में परमाणु अप्रसार संधि की मौजूदगी है और जिन्हें क्लब ऑफ 5 कहा जाता है। वही 5 मेंबर चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। सुरक्षा परिषद के उन 5 सदस्य देशों में तभी यह संकल्प लिया था कि वह परमाणु हथियारों के विस्तार में कतई सहायक नहीं होंगे, बल्कि इनके हतोत्साहन पर जोर देंगे। लेकिन चाहे मामला पाकिस्तान का हो या तेहरान या फिर उत्तर कोरिया का, इन सभी देशों को परमाणु शस्त्र क्षमता मुहैया यही देश कराते रहे हैं, जिन पर परमाणु शस्त्र क्षमता के विस्तार पर रोक लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इन्हीं की तो वो क्लब ऑफ 5 बनाया गया था तो रोकने के लिए, लेकिन मुहैया इन्होंने ही करवाया अपने फायदे के लिए। यह बात दुनिया से छिपी नहीं है कि आज उत्तर कोरिया का जो परमाणु कार्यक्रम, मतलब उस दिन का जो 2009 में हुआ 25 मई को, वो पूरी दुनिया को नींद जो हराम किए हुए है, वो पिछली सदी के 90 के दशक में पाकिस्तान के बदनाम वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान जी की देन है। वह कादिर खान ही
जहरीली फसल हैं जो अब फल दे रही है, मतलब उनकी जहरीली फसल है वो। 90 के दशक में उत्तर कोरिया के लिए परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए साजो सामान पाकिस्तान वायुसेना के परिवहन विमानों के जरिए प्योंगयांग पहुंचा करता था। बदले में ये विमान वहां से नौदोंग मिसाइलें लाते थे। ऐसा नहीं है कि यह बात अमेरिका को नहीं पता थी, अमेरिका को तब भी यह पता थी, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान के साथ डेरा जमाए रूसी सैनिकों से मोर्चा उन्हें लेना था, अमेरिका को उन्हें वहां से निकालना था। इसलिए वह एक तरफ जहां पाकिस्तान की मनमानी और उसके दीर्घकालिक हितों के समीकरण को जानते बूझते हुए भी अनदेखा करने की कोशिश करता रहा, वहीं दूसरी तरफ तालिबान जैसे खूंखार संगठन को भी मजबूत बनाता रहा। ये बात और है कि बाद में उसामा बिन लादेन, जो कि उनका भी एक बहुत प्रसिद्ध गैंग था, तालिबान में ही आता था, उन्होंने अमेरिका का ही ट्विन टावर उड़ाया था 2011 में। वो अमेरिका में ही इंजीनियर थे, रहने वाले वो सऊदी के थे बट थे अमेरिका में, और उनका मतलब वो एनकाउंटर हुआ था पाकिस्तान में। अमेरिका ने, वो पहला ड्रोन अटैक था, वहाँ पे डेथ हुई थी, और उनके साथ उनकी मतलब एक वाइफ जो डॉक्टर हैं वो जिंदा पकड़ी गई थी, बाकी लोग मतलब उसमें उनकी जान चली गई थी, उसामा बिन लादेन की। लेकिन वो उसामा बिन लादेन किसकी उपज हैं? अमेरिका के ही उपज हैं, वो अलग के नहीं थे। और जब उन्होंने ट्विन टावर उड़ाया उनका, तब उन्हें पता चला कि हाँ ये गलत था। अमेरिका और उसके पिछड़ग्गू देशों ने इराक को मटियामेट कर दिया, सब एकदम लड़ गए। हाँ, बहुत ही कम देश थे, जैसे कि भारत, रूस जैसे जो देश थे, उन्होंने ही केवल इराक को समर्थन दिया था। उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बाकी जो उनके अमेरिका के पिछड़ग्गू देश थे, उन्होंने उसको मटियामेट कर दिया, और हाँ, इन लोगों ने भी केवल जबानी समर्थन दिया था, कोई बहुत अच्छा योगदान नहीं। इन्होंने कहा कि उसके पास दुनिया को तहस नहस कर देने वाले WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन पूरे इराक को नेस्तनाबूद कर देने के बावजूद ऐसा कोई जनसंहार हथियार नहीं मिला। अब जबकि उत्तर कोरिया ने अमेरिका और उसके साथ ही दरोगा देशों की दबंगई पर ध्यान न देकर परमाणु परीक्षण किया, तो ओबामा सहित उनके दूसरे साथी सहयोगी, वहाँ पे तब उस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, हिल गए थे और फिर से कुछ ऐसा माहौल बना रहे कि मानो उत्तर कोरिया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। जब तक शांति की अगुवाई करने वाले इस तरह के भेदभाव करते रहेंगे, दुनिया में शांति कभी स्थापित नहीं होगी, और दबंगइयों के मुंह पे ऐसे ही तमाचे पड़ते रहेंगे। और वैसे भी अगर आज का जो समीकरण है वैश्विक स्तर का, तो देखा जाए तो जर्मनी, भारत और जापान, ये ऐसे देश हैं जो कि मतलब अस्थाई देश का जो ये इनके जो 5 देशों का जो संगठन है, उसमें अस्थाई सदस्यता पाने के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। मतलब वो उसके जैसे कि अस्थाई सदस्य को दावेदार माने जाते हैं। भारत हुआ, ब्राज़ील हुआ, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, तो ये देशों की संख्या अब बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये 2021 है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।